नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? हमारे संविधान में इसका जवाब दिया गया है 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची में। असल में 11वीं अनुसूची में डिस्क्राइब किए गए हैं पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल 29 सब्जेक्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे के सारे 29 सब्जेक्ट्स को इस तरीके से कि आप उन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पंचायतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ गांवों में ही, यानी रूरल एरियाज में ही। इसीलिए पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जो जो चीजें आएंगी वो भी पूरी तरह से रिलेटेड होंगी गांव में रहने वाले लोगों से और उन्हीं की अलग अलग प्रॉब्लम से। असल में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है इन 5 कैटेगरीज में, जहां की 9 सब्जेक्ट्स तो रिलेटेड होंगे गांव में रहने वाले एक किसान की बेसिक जरूरतों से। इस तरह की बेसिक जरूरतें जिनको पूरा किए बगैर वह किसान गांव में रह ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और 5 सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की कमी से। उसके बाद 6 सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे गांव की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छी एजुकेशन की कमी से। फिर 6 सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे ग्रामीण समाज के अलग अलग कमजोर वर्गों से, जैसे महिलाएं, विकलांग, SC ST आदि आदि। और फिर वीडियो के बिल्कुल एंड में बात होगी उन अंतिम 3 सब्जेक्ट्स की जो कि समान रूप से रिलेटेड हैं गांव और शहर दोनों से ही। तो अब इस तरह से ये जो 5 हेडिंग्स बन गई हैं बड़ी बड़ी, इनको आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इनका उपयोग ना केवल आज की वीडियो में होगा बल्कि नगर पंचायतों के जो सब्जेक्ट्स हैं 12वीं अनुसूची में दिए हुए, उनको भी मैं कवर करूंगा इन्हीं 5 पॉइंट्स का यूज करके। तो ये 5 हेडिंग्स आपके पंचायतों के सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे और नगर पंचायतों के सब्जेक्ट्स में भी। तो आइए फिर जानते हैं पंचायतों के 29 सब्जेक्ट्स को एकदम आसान तरीके से। ये देखिए, गांव में लोग रहते हैं इसी तरह के घरों में। कहने का मतलब कि एक घर होता है जो कि चारों तरफ से घिरा होता है खाली पड़ी जमीन से, जिसका कि जनरली यूज किया जाता है कृषि यानी खेती करने में। तो ये जो इमेज अब आप देख रहे हैं, इसी इमेज से हमें पता चल जाएगा पहले 9 सब्जेक्ट्स का। इन पहले 9 सब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए हमें बस ये इमेजिन करना है कि ऐसी कौन कौन सी जरूरतें हैं जो अगर पूरी नहीं हो तो गांव का एक गरीब किसान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता किसी भी हालात में। तो गांव के एक किसान की बेसिक जरूरतों में सबसे पहला नंबर आएगा एक घर का। चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन रहने के लिए एक घर तो जाहिर सी बात है सबको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से पहला सब्जेक्ट हो गया रूरल हाउसिंग यानी ग्रामीण आवासन। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि इस घर में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जिसके बिना एक किसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो इसका जवाब होगा पीने का पानी। जाहिर सी बात है कि हर घर में पीने के पानी की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से अगला सब्जेक्ट हो गया ड्रिंकिंग वाटर यानी पेय जल। तो इन 2 पॉइंट्स के साथ ही, इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ ही ये जो घर की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही थी, इसका मैटर तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे अब बात होगी इस घर के चारों तरफ जो खेती करने लायक जमीन है उसके बारे में, क्योंकि कृषि या खेती के बिना तो गांव या गांव में रहने वाले लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती बिल्कुल भी। तो खेती करने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं उनमें सबसे पहले नंबर आएगा जमीन का, यानी लैंड या भूमि का। तो इस तरह से अगले सब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाएंगी ये
चार छोटी छोटी चीजें। फर्स्टली लैंड इम्प्रूवमेंट यानी भूमि विकास। सेकेंडली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार का कार्यान्वयन। थर्डली लैंड कंसोलिडेशन यानी चकबंदी। एंड फोर्थली सोयल कंजर्वेशन यानी भूमि संरक्षण। तो इन चारों की बजाय आपको ध्यान में रखना है एक छोटा सा वर्ड, लैंड यानी भूमि। खेती करने के लिए जमीन के बाद अगली जो चीज चाहिए होती है वह होती है पानी। तो इसलिए अगले पॉइंट में इंक्लूड हो जाएंगी पानी से रिलेटेड तीन चीजें। फर्स्टली वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंध। सेकेंडली वाटरशेड डेवलपमेंट यानी जल विभाजक क्षेत्र का विकास। थर्डली माइनर इरिगेशन यानी लघु सिंचाई। तो इनमें से जो वर्ड आपको ध्यान में रखना है वो है वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंध। खेती करने के लिए अब आपको दो चीजें मिल जाएं, जमीन और पानी, तो फिर तीसरी और जिस अंतिम चीज की जरूरत होती है इसके लिए वो है बिजली। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ग्रामीण विद्युतीकरण। अब यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि गांवों में बिजली से होने वाले काम केवल बिजली से ही नहीं किए जाते बल्कि सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से भी किए जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के ठीक बाद अगला पॉइंट हो गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को। तो इस तरह से अब इंतजाम हो चुका है खेती या कृषि के लिए जरूरी तमाम चीजों का, यानी भूमि, पानी और बिजली तीनों का। तो इसलिए अगला पॉइंट निश्चित रूप से ही हो जाएगा एग्रीकल्चर यानी कृषि। एग्रीकल्चर के बाद में एग्रीकल्चर से ही मिलती जुलती दो और चीजों को दे दिया गया है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में। असल में बात कुछ ये है कि गांव या जंगलों में रहने वाले सारे के सारे लोग केवल खेती पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि कुछ ट्राइब्स या जनजातियां ऐसी भी होती हैं जो कि जंगलों में जाती हैं और पेड़ और पौधों के जो अलग अलग हिस्से होते हैं जैसे कि जड़, फल, फूल, पत्ते और बीज, इनको इकट्ठा करती हैं और इनको बेचकर निर्वहन कर लेती हैं अपनी आजीविका का। पेड़ पौधों के इसी तरह के प्रोड्यूस जो कि काम में आते हैं कुछ जनजातियों के आजीविका निर्वहन के लिए, उनको नाम दिया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यानी लघु वन उपज का, और इन्हें भी रखा गया है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में ही। लघु वन उपज के बाद एग्रीकल्चर से ही मिलता जुलता जो दूसरा और अगला सब्जेक्ट है वो है सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। सामाजिक वानिकी को मैंने एग्रीकल्चर से मिलता जुलता इसलिए बताया है क्योंकि एक तरफ एग्रीकल्चर में जहां फसलें उगाई जाती हैं वहीं सामाजिक वानिकी में काम किया जाता है ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने का, और वह भी बंजर भूमि पर। किस उद्देश्य के लिए? रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के उद्देश्य के लिए। तो सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी के साथ ही हम कवर कर चुके हैं पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 9 अलग अलग सब्जेक्ट्स। असल में ये 9 सब्जेक्ट्स बात करते थे गांव में रहने वाले एक किसान की बेसिक जरूरतों के बारे में। इस तरह की बेसिक जरूरतें जिनको पूरा किए बगैर कोई व्यक्ति गांव में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जैसे कि घर हो गया, पीने का पानी हो गया, खेती हो गई आदि। तो इन पहले 9 सब्जेक्ट्स के माध्यम से गांव में रहने वाले एक किसान की बेसिक जरूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन क्या उसको कोई और प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती गांव में रहने की वजह से? तो इसका जवाब है जी हां, जरूर हो सकती है। आखिर लोग किन किन वजह से गांव से शहरों की ओर जाते हैं,
इसका जवाब है दो प्रमुख वजहों से। फर्स्टली, गांव में रोजगार की कमी होती है, और सेकेंडली, रोजगार के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाना भी लगभग असंभव सा हो जाता है गांव में। इसलिए अब आगे आने वाले सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे इन्हीं दो टॉपिक से, यानी रोजगार और शिक्षा से। तो पहले बात कर लेते हैं रोजगार से रिलेटेड अगले 5 सब्जेक्ट्स की। एग्रीकल्चर यानी कृषि के बाद गांव में रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो है पशुपालन, जिसमें कि शामिल होंगी 3 छोटी छोटी चीजें। फर्स्टली, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। सेकेंडली, डेयरिंग यानी डेयरी उद्योग। और थर्डली, पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। अब जहां भी पशु और पशुपालन की बात हो जाए वहां उनके लिए चारे की बात तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा फोडर एंड फ्यूल यानी चारा और ईंधन। हमारे देश के वो ग्रामीण इलाके जो या तो समुद्र के किनारे हैं या फिर जहां बड़े बड़े तालाब हैं, उनमें पशुपालन से भी बड़ा रोजगार का जो साधन होता है वो होता है मछली पालन का। तो इसलिए रोजगार से ही रिलेटेड अगला सब्जेक्ट हो गया फिशरीज यानी मत्स्य उद्योग। अब जो अगले 2 सब्जेक्ट्स होंगे गांव में रोजगार से रिलेटेड, उनका नाम तो आपने बहुत सी बार सुन रखा है। क्योंकि ये हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो इस तरह से अगला सब्जेक्ट होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। और उससे अगला सब्जेक्ट होगा खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। गांव की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रोजगार की कमी, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स तो अब हमने कर लिए हैं कवर। और अब आगे हम बात करेंगे गांव से रिलेटेड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, यानी अच्छी शिक्षा के बारे में। तो इस तरह से अगले जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड होंगे एजुकेशन से ही। फर्स्टली, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स यानी शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। सेकेंडली, वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण। थर्डली, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। फोर्थली, लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालय। इनके बाद में अब बारी है एक ऐसे वर्ड की जो हमेशा एजुकेशन के साथ ही आता है, और वो वर्ड है कल्चर। इसीलिए कल्चर से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में ही, जो कि हैं फर्स्टली कल्चरल एक्टिविटीज यानी सांस्कृतिक क्रियाकलाप, और सेकेंडली मार्केट्स एंड फेयर्स यानी बाजार और मेले। अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि गांव में रहने वाले व्यक्ति की बेसिक जरूरतें क्या क्या होती हैं, जिनको कि पूरा किए बगैर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसके बाद में हमने बात की थी गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी रोजगार की कमी के बारे में, और फिर हमने बात की थी गांव की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी अच्छी शिक्षा की कमी के बारे में। तो अब आगे क्या बच गया? तो इसके लिए यानी आगे बढ़ने के लिए आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, लेकिन फिर भी गांव के लोग शहरों के मुकाबले पिछड़े ही रह जाते हैं, कमजोर ही रह जाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए गांव में रहने वाले लोगों के जो अलग अलग कमजोर वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड 6 सब्जेक्ट्स भी दे दिए गए हैं पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में ही। तो आइए फिर जानते हैं इनको एक एक करके। सबसे ज्यादा कमजोर जो होता है किसी भी समाज में, वह तो आखिरकार गरीब ही होता है।
तो इसलिए अगले दो सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे गरीबी दूर करने से ही, जो कि हैं फर्स्टली पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और सेकेंडली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मतलब गवर्नमेंट की उन योजनाओं से हैं जिनके तहत गरीबों को खाद्य सामग्री वितरित की जाती है, या तो फ्री में या बहुत ही कम दामों पर। ठीक है, अब जब कमजोर वर्गों के कल्याण की बातें चल रही हैं तो गरीबों के बाद अगला नंबर आएगा बच्चों और महिलाओं का। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला और बाल विकास। गरीबों और महिलाओं के बाद अगला कमजोर वर्ग माना गया है विकलांगों को, तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीकेप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड यानी समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। कमजोर वर्गों के कल्याण की जो बात चल रही है उसमें गरीबों, महिलाओं और विकलांगों के बाद नंबर आएगा एससी और एसटी का। तो इसलिए अगला सब्जेक्ट हो जाएगा वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस स्पेशली एससी एंड एसटी यानी दुर्बल वर्गों का कल्याण, स्पेशली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो ये जो बात चल रही थी ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की, इसमें नंबर आ चुका है लगभग सभी तरह के कमजोर वर्गों का, जैसे कि गरीबों का, महिलाओं का, विकलांगों का, एससी और एसटी का। तो इसलिए जो लास्ट सब्जेक्ट इस कैटेगरी में जोड़ दिया गया है वो है फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण का। इस पूरी कैटेगरी में हमने कौन कौन से कमजोर वर्गों की बात की है, इसे ध्यान में रखने के लिए आप ये छोटा सा सेंटेंस ध्यान में रख सकते हैं कि सीता एससी या एसटी कैटेगरी की एक गरीब विकलांग महिला है। तो इस छोटे से सेंटेंस ने कवर कर लिए हैं ग्रामीण समाज के सारे कमजोर वर्ग। अभी तक मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट्स बताए हैं वो थे बेसिकली गांव से ही रिलेटेड, यानी अभी तक हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है जो कि गांव में तो बहुत ज्यादा होती है और शहरों में बहुत ही कम। लेकिन अब जो अंतिम 3 सब्जेक्ट्स होंगे वो इस तरह के होंगे जो गांव और शहर दोनों से ही रिलेटेड होंगे समान रूप से। तो इस तरह से 11वीं अनुसूची के इन अंतिम 3 सब्जेक्ट में से पहला सब्जेक्ट है हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं। सेकेंडली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 5 चीजें हैं। रोड्स यानी सड़कें, कलवर्ट यानी पुलिया, ब्रिजेज यानी पुल, देन फेरीज यानी फेरी, और लास्टली वाटरवेज यानी जलमार्ग। 11वीं अनुसूची का वो लास्ट सब्जेक्ट जो कि दिया गया है पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में वो है मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट्स यानी सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। यहां पर सामुदायिक आस्ति से मतलब उन चीजों से है जिन पर कि सबका अधिकार होता है, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आदि आदि। 11th शेड्यूल या 11वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चंस में इन 29 सब्जेक्ट के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट बातें भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। पहली तो ये कि 11th शेड्यूल या 11वीं अनुसूची से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, यानी वो आर्टिकल कौन सा है जो कि पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करता है। तो इसका जवाब है आर्टिकल 243G यानी आर्टिकल 243(6). असल में आर्टिकल 243G ये कहता है कि राज्य के जो राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो डिसाइड करें कि उनके राज्य में जो पंचायतें हैं
उन पंचायतों के पास इन 29 सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और क्या इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी उन पंचायतों के पास कोई और सब्जेक्ट हो सकते हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा सकेगा। ये सारी की सारी बातें निर्धारित की जाएंगी राज्यों के राज्य विधानमंडल के द्वारा ही। तो इस तरह से पंचायतों के अधिकार क्षेत्र का जो ओरिजिन होता है वो इसी आर्टिकल से यानी आर्टिकल 243 जी से ही होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो ये है कि 11th शेड्यूल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो इसका जवाब है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि लाया गया था 1990-93 में। तो इसी के साथ पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड जो 29 सब्जेक्ट थे 11वीं अनुसूची के, वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो 9 सब्जेक्ट्स हैं ये तो रिलेटेड हैं एक किसान की बेसिक जरूरतों से, और इसके बाद जो ये 5 सब्जेक्ट थे वो थे गांवों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की कमी से रिलेटेड, और उसके बाद जो ये 6 सब्जेक्ट थे वो थे गांवों की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिक्षा की कमी से रिलेटेड, और उसके बाद में जो ये 6 सब्जेक्ट थे वो थे ग्रामीण समाज के अलग अलग कमजोर वर्गों से रिलेटेड, और ये अंतिम 3 सब्जेक्ट इस तरह के थे जो कि समान रूप से रिलेटेड थे गांवों और शहरों दोनों से ही। तो अगर आपको इन्हीं 5 हेडिंग्स का यूज करके नगर पंचायतों के सारे सब्जेक्ट भी ध्यान में रखने हैं इसी तरीके से, तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी ये वीडियो, जो कि पब्लिश हो जाएगी इस वीडियो के आने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।